जय हिंद साथियों, दक्ष क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, है ना, उसको देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के जैव प्रक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि जैव क्या होता है, प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है ना, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को हम लोग जो है वो आज के क्लास में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। ये हमारा है आज का टॉपिक, आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान। ठीक है, ये हो गया आपका आज का टॉपिक बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान चैप्टर को समझेंगे उससे पहले बेसिक चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत किसकी अध्ययन की जाती है, क्या पढ़ा जाता है, किसके बारे में समझा जाता है। इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, जैव प्रक्रम पे चलेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है ना, ये कितने चरणों में पूर्ण होता है, पौधों में क्या होता है, जंतुओं में क्या होता है, सारी चीजों को हम लोग अभी समझेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक चीजों को जानते हैं। जो बेसिक सा बात है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग को बनाने से पहले जो है उसका नींव डालना, ढंग से नींव डालना, पिलर सही से ढालना जरूरी होता है, क्योंकि उस पिलर पे ही वो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो इसलिए हम लोग अभी पहले बायोलॉजी को समझेंगे। देखिए, बायोलॉजी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस और लोगोस, ठीक ना। अब इस बायोस का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी। लाइफ मतलब जीवन, है ना, स्टडी मतलब अध्ययन। अब मोटा मोटा आप ये समझ गए होंगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन का अध्ययन, बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन, है ना। ये जो बायोलॉजी लिखा हुआ वर्ड है इसका मतलब ही हुआ कि जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहलाता है। अगर मोटा मोटा हमको ये समझना पड़े कि इसका परिभाषा लिखना हो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा, मतलब शाखा मतलब क्या होता है, डाल। विज्ञान एक पेड़ हो गया, विज्ञान क्या है, एक पेड़ है, उसका डाल, शाखा। रसायन शास्त्र अलग निकला, जीव विज्ञान अलग निकला, भौतिकी अलग निकला, है ना। तो अभी हम लोग जीव विज्ञान को देख रहे हैं, तो हम लोग मोटा मोटा ये लिखेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव कहने का मतलब सिर्फ जीव जंतु से ही नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जीव कहने का मतलब पादप, पेड़ पौधे, वनस्पति सभी हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, इसको समझते हैं। बायोस मतलब लाइफ और लोगोस मतलब स्टडी। मतलब जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और वो जीवन जो है उसमें सिर्फ जीव जंतु का ही जीवन नहीं है, उसमें पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी हैं, पशु पक्षी, सभी का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। मतलब जीव के बारे में अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका बायोस और लोगोस मतलब बायोलॉजी का मतलब, है ना, बायोलॉजी का मतलब। अब देखिए, बायोलॉजी को जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है उसको बोलते हैं बोटनी, BOTONY, बोटनी। बोटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दूसरा होता है जूलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब बायोलॉजी, बोटनी जो है, बोटनी में
वनस्पति के बारे में अध्ययन किया जाता है, मतलब पेड़ पौधा, घास फूस, झाड़ी, जो भी वनस्पति पेड़ पौधे हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है बॉटनी में। और जूलॉजी में जो है वो अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पता किया जाता है? जंतु विज्ञान के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। ठीक है। और वनस्पति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये आपको 10th में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो बॉटनी जूलॉजी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ना है। हालांकि मैं इसे अभी यहाँ इसलिए बता दिया हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि विज्ञान को और कितने कितने भागों में बांटा गया है। जब विज्ञान को और भागों में हम लोग इसके डीपली जाएंगे तो मछली पालन के क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है ना, जल का अध्ययन क्या कहलाता है, मतलब पानी का अध्ययन क्या कहलाता है, हर एक चीजों को बारीकी से समझेंगे। वो थोड़ा ऊपर की क्लास में 11th 12th में समझना है। अभी हम लोग को इतना समझना है कि बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो मोटा मोटा हमको यह समझना है कि अगर हमें कोई ये पूछ रहा है हमसे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, अगर ये पूछ रहा है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, उसका अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो चलिए उसको हम लोग अभी लिखते हैं। ठीक है। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये जो जीवों का अध्ययन है, इस जीवों के अध्ययन में क्या क्या आएगा आपका? इस जीवों के अध्ययन में जो है वो जंतु भी आ जाएंगे और साथ ही साथ पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, है ना। सब के सब इसी में आएंगे। ठीक है। इंग्लिश में लिखना है तो लिख दीजिए द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें और लिख दीजिए इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक ना। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब जीव का अध्ययन, है ना। जीव का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो जंतु विज्ञान कहलाएगा या जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब जो ये बायोलॉजी शब्द आया है सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा किया गया, वो चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द का पहला इस्तेमाल है ना 1801 में किनके द्वारा किया गया था? लुएनहॉक के द्वारा किया गया था। लुएनहॉक के द्वारा किया गया। मे बी वे एक साइंटिस्ट थे, और किस फील्ड के साइंटिस्ट थे? वो जीवों का अध्ययन को समझते थे, है ना। जीव का जो जीवन है, जंतुओं का जीवन है, कितने दिन का, कितने काल का क्या जीवन है, जंतु कैसे अपना जीवन जीते हैं, इन सारी चीजों को उन्होंने जोड़ा, एक साथ समझा, और उसके बाद एक थ्योरम दिया, लोगों को समझाने की कोशिश किया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। बायोस मतलब जीव,
मतलब लाइफ, और लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब लाइफ का अध्ययन जो है, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो उन्होंने सबसे पहले 1801 में जो है वो बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया। किन्होंने? लुएन हॉक ने। बार बार ऑब्जेक्टिव में ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन सारी चीजों पे आप क्या करें? मार्क करते चले। जब भी नोट्स बनाएं तो मार्क करते चले कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इस्तेमाल किया, नाम का इस्तेमाल इन्होंने पहली बार किया बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी के पिता जो है वो इनको नहीं कहा जाता है। जो बायोलॉजी के जनक हैं, जो जीव विज्ञान के जनक हैं, वो उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और आपको पता है कि जनक मतलब होता है पिता, और पिता उसी को कहा जाता है जो जन्म देते हैं, है ना, जो उत्पत्ति करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पिता, जनक। तो बायोलॉजी के जनक जो है, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन एक और चीज यहां पे आ गई, यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की आवश्यकता है। जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को तो कहा जाता है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ जंतुओं के लिए। किसके लिए? सिर्फ जंतुओं के लिए, है ना। मतलब जंतु विज्ञान के ये पिता है, जंतु विज्ञान में जो है बायोलॉजी के पिता है। अगर वनस्पति की बात करेगा, वनस्पति विज्ञान के लिए, तो उसके पिता है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस साहब जो हैं वो है क्या? वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। अब देखिएगा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, या ऐसे रहेगा कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो मोस्टली यही लिखा होता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा हो कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तब अरस्तु ही होना चाहिए, ठीक है। या प्रश्न ये पूछ रहा है कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जंतु विज्ञान के पिता जो है वो कौन है? अरस्तु है, और थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के पिता है, ठीक है। ये था कुछ बेसिक चीज जो आपको समझने की जरूरत थी, जो आपको क्या करने की जरूरत थी? समझने की जरूरत थी बायोलॉजी में। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे किसके तरफ? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ, जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रकर्म। क्या नाम है? जैव प्रकर्म, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग जैव प्रकर्म को समझते हैं, जो आपका पहला चैप्टर है ना, जैव प्रकर्म। इस तरह से इसको समझिए कि लाइफ प्रोसेस एक तरह से है, ये जीवन में चलने वाली जो घटनाएं हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? जैव प्रकर्म कहेंगे। तो देखिए लिखा है जैव प्रकर्म का यहाँ परिभाषा कि जीवों में संपूर्ण होने वाली, संपूर्ण का मतलब कंप्लीट, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो कंप्लीट करना, तो जीवों में संपूर्ण होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सजीव के अनुरक्षण का कार्य करती है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब होता है एक तरह से मेंटेन करना, है ना, एक तरह से हेल्प करना। अब समझिएगा ये हेल्प करना क्यों बोल रहे हैं। अगर हम जैसे, हाँ पहले इसको समझ लेते हैं। अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रकर्म कहलाती है, जैव प्रकर्म कहलाती है। अब कह रहा है आपको कि अनुरक्षण, क्या बोला? अनुरक्षण। अनुरक्षण को समझते हैं, चलिए अनुरक्षण को अब समझते हैं। बोला है कि जीवों में संपूर्ण होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सजीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रकर्म कहलाती है ना। क्या बोला? कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सजीव के अनुरक्षण का कार्य करती है,
जैव प्रकरण कहलाती है। अब ये अनुरक्षण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुरक्षण का मतलब आप मोटा मोटा ये समझिए कि शरीर को सहायता प्रदान करना। जैसे पोषण अगर ना हो तो क्या शरीर ग्रोथ कर पाएगा, बढ़ पाएगा? सही ढंग का बॉडी स्ट्रक्चर, आपका ढांचा सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर श्वसन ना हो तो क्या आदमी जीवित रह पाएगा? आदमी का कहने का मतलब कोई भी जीव, क्या कोई भी जीव जंतु जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और उत्सर्जन तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही, क्योंकि जो भी भोजन हम लेते हैं और उस भोजन को लेने के बाद उसका पाचन होता है हमारे आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत में, और उसके पाचन के बाद जो हमारा फालतू का उसमें बचता है, जो भी पदार्थ बच जाता है जिसका इस्तेमाल बॉडी को नहीं करना है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं है, तो बॉडी क्या करता है? उसको मल द्वार के माध्यम से, फेसेस के माध्यम से उसको निकाल देता है बाहर, है ना। तो उत्सर्जन भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। तो क्या ये सभी क्रियाएं अगर शरीर में नहीं होंगी तो क्या हमारा जीवन चल पाएगा? क्या शरीर हमारा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वही हो गया क्या? अनुरक्षण। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आया है, सजीव। किसका चर्चा हो रहा है? सजीव का। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सजीव को भी क्या करते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि सजीव के लक्षण क्या देखेंगे। सजीव के लक्षण को देखेंगे। सजीव के लक्षण को देखेंगे। अच्छा, अब देखिए सजीव जो है, आपको अच्छे से पता है कि सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान होती है, क्या है? सजीव है। जिसमें जान नहीं होती है वो निर्जीव है। एकदम सिंपल सा बात है, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सजीव का लक्षण क्या क्या हो सकता है, आप लोग खुद ही बताइए। वो वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि करना मतलब वो बढ़ेगा, है ना। सजीव जो है क्या होता है? बढ़ता है। जब बच्चा पैदा लेता है तो बिल्कुल छोटा होता है, धीरे 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 जब उसका लालन पालन किया जाता है, पोसा जाता है, पाल पोस के, फिर वो धीरे 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 बड़ा होता है। हम लोग जो आज इतने बड़े कोई नहीं आते हैं, वो छोटे ही होते हैं हर जीव में, चाहे वो किसी पशु का बच्चा हो, किसी पक्षी का बच्चा हो, है ना, किसी दूसरे जीव जंतु का बच्चा हो या मनुष्य का बच्चा हो, कोई भी बिल्कुल छोटा आता है और धीरे 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 वृद्धि करके मतलब बढ़ के क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? वृद्धि करना। दूसरा है क्या? गति करना। गति करना। आपको पता है ये चीजें अच्छे से कि क्या बोलते हैं, सजीव गति करता है। सजीव एक जगह पे रुका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन फिर बात आती है कि पेड़ पौधा भी सजीव है, लेकिन वो गति क्यों नहीं करता है? वो 200% गति करता है। आप समझिए, जब आप पौधा लगाते हैं तो आप सिर्फ बाहर से देखते हैं कि पौधा वही रुका हुआ है, लेकिन उसका जड़ जो होता है वो जमीन के अंदर अंदर गति करता रहता है। वे हमें पता नहीं चलते हैं ये चीजें, लेकिन ये चीजें होती है। ठीक है ना। तो हो गया क्या क्या? गति करना हो गया, वृद्धि करना हो गया। तीसरा क्या है? प्रजनन करना। क्या होता है? प्रजनन। अब ये प्रजनन क्या होता है? प्रजनन करना। अब ये प्रजनन क्या होता है? प्रजनन करने का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, मतलब अपने ऐसे संतान की उत्पत्ति करना। यदि सजीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति न करे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सजीव क्या करते हैं? अपने ऐसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। क्या निर्जीव, क्या ये जो है अपने ऐसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो निर्जीव है, इसमें वो क्षमता नहीं है। ठीक है। अगर आप आज एक बुक रख दीजिएगा टेबल पे और 2 साल के बाद या 2 महीने के बाद या 2 दिन के बाद देखिएगा, क्या वो बुक हुआ रहेगा? नहीं हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है। लेकिन वहीं पे कोई जीव जंतु है तो वो बच्चे अपने ऐसे संतान की उत्पत्ति करता है। पेड़ पौधा भी अपने ऐसे संतान की उत्पत्ति करता है। आप केला का पेड़ अगर लगाते हैं, छोटा सा केला का पेड़ लगाते हैं और 2 महीने के बाद देखते हैं उसके बगल से 2-2 बीट या 2-3 बीट जो है निकल के बाहर आ जाता है। मतलब वो क्या किया है? जो मुख्य पेड़ आप लगाए थे उसके बगल से, पार्श्व से, मतलब साइड से जो है 2-3 पेड़ निकल के आ गया है। इसका मतलब वो अपने ऐसे संतान की उत्पत्ति कर लिया है। ठीक है। तो होता है प्रजनन करना। चौथा है हमारा श्वसन करना। श्वसन। श्वसन करना मतलब सांस लेना। श्वसन करना मतलब सांस लेना, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सजीव ही कर सकता है। ठीक है। श्वसन करना हो गया, वृद्धि करना हो गया, गति करना हो गया, प्रजनन करना हो गया, है ना। इस तरह से ये हो गया आपका सजीव का कुछ लक्षण। अच्छा, अब देखिए
4 हो गया। 5वां महसूस करना, महसूस करना। यदि आप किसी भी सजीव को टच करते हैं, छूते हैं, तो उसको महसूस होता है, फील होता है कि हमको कोई छू रहा है। जैसे अगर आप बैठे हैं और कोई आपको एक निडल, सुई जो होता है वो चुभो दिया, तो आपको लगता है कि चुभ गया हमारे बॉडी, मतलब आप फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हमको दर्द हुआ। लेकिन वही उस निडल को किसी दीवार में आप भोंकिए, किसी लकड़ी के क्या बोलते हैं या प्लास्टिक के कुर्सी में भोंकिए, तो क्या वो महसूस कर पाता है कि हमें भुका रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हमें चुभ रहा है? नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो निर्जीव होता है वो क्या होता है, उसमें महसूस करने की क्षमता नहीं होती है। यहाँ पे गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, ठंडी लग रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सजीव को ही पता चलता है। जैसे आप ठंडी के मौसम में आप कहते हैं कि बहुत ठंड है, लेकिन क्या आप बाहर किसी कपड़े को छोड़ दे, किसी गाड़ी को छोड़ दे, तो वो बोलता है कि बहुत ठंड है? नहीं, उसे महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो निर्जीव है। ठीक है, सजीव क्या होते हैं? भोजन भी ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करना है ना, भोजन ग्रहण करना। अच्छा, उसके बाद है जब भोजन ग्रहण करेगा, खाना खाएगा और पाचन होगा, तो उसके बाद उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो उसको क्या करेंगे, करता है आदमी? उत्सर्जन भी करता है सजीव, उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करना, ये सारी जो लक्षण है, वो सारे के सारे लक्षण किसके हैं? सजीव के लक्षण है। किसके लक्षण है? सजीव के लक्षण है। तो इस तरह से हम लोग जैव प्रकर्म को समझे कि जीवों में संपूर्ण होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सजीव के अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रकर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रकर्म कहलाती है। अब जब सजीव हो गया, हाँ, जैसे पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, ठीक ना, पोषण हमारे शरीर में होता है तभी हम ग्रोथ कर पाते हैं, बढ़ते हैं। श्वसन के बिना हमारा जीवित रहना संभव ही नहीं है। और यदि हम किसी भी चीज को खाएंगे, भोजन करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, तो पचने के बाद उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा। जो फालतू है हमारे शरीर में, उसका कोई काम नहीं है, उसको क्या करता है? बॉडी खुद ही बाहर कर देता है, तो वो भी जरूरत है। तो हो गया उत्सर्जन। अब यहाँ पे बोला है सजीव, तो चूंकि सजीव जो है उसके कुछ लक्षण हम लोग देख लिए हैं कि सजीव क्या करता है? वृद्धि करता है, सजीव गति करता है, सजीव प्रजनन करता है, सजीव श्वसन करता है। ठीक है, सजीव महसूस करता है, भोजन ग्रहण करता है और उत्सर्जन करता है। ये सारे के सारे लक्षण जो है वो किसके हैं? सजीव के हैं। ठीक है, सजीव के सारे के सारे लक्षण हैं। अब हम लोग देखते हैं पोषण। किसको देखेंगे? पोषण को। अब हम लोग पोषण को देखेंगे। चलिए, अब हम लोग पोषण को देखते हैं, पोषण को समझने की कोशिश करते हैं कि पोषण क्या होती है। ठीक है ना, समझते हैं कि पोषण क्या होती है। तो हमने लिखा है कि वह जैव प्रकर्म, जैव प्रकर्म मतलब आप समझ ही गए कि वे क्रियाएं, है ना, जीवों में होने वाली वे क्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रकर्म कहलाती है। तो वह जैव प्रकर्म जिसके अंतर्गत सजीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, पोषण कहलाता है ना। वह जैव प्रकर्म जिसके अंतर्गत सजीव जो है वो क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उसका इस्तेमाल जो है वो दैनिक जीवन में करते हैं, पोषण कहलाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे बचपन में कि या माता पिता बोलते हैं कि हमने आपको पाल पोस के बड़ा किया, पाल पोस के, तो वही पोषण किया उन्होंने। क्या किया? हमारा पोषण किया, पालना पोसना, मतलब उन्होंने हमारा ख्याल रखा, तो यही क्या कहलाता है? पोषण कहलाएगा। ठीक ना। तो और एक चीज आया है पोषक तत्व। क्या आया है इसमें? पोषक तत्व। ये पोषक तत्व क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे, समझेंगे। लेकिन पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव जो है वो क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे समझिए, हम लोग दूध लेते हैं, है ना, हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन में हम लोग शाकाहारी खाना भी खाते हैं, मांसाहारी खाना भी खाते हैं। तो जो दूध लिए, जो भोजन लिए, हम लोग जो भी चीजें खाए पिए, वो क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है?
पोषण कहलाती है। जिस माध्यम से हम लोग पोषक तत्व को लेते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। इतना ही समझना है, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफी है। अब समझने की बात है पोषक तत्व। कह रहा है कि अब ये तो हम बोल दिए कि वे क्रिया जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। लेकिन अब ये पोषक तत्व होता क्या है भाई, ये जानना तो जरूरी है ना कि पोषक तत्व जो है वो क्या होता है। तो पोषक तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको ग्रहण करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिसके ग्रहण करने से हमें क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या कहलाता है? पोषक तत्व कहलाता है। जिस भी वस्तु को खाने से, पीने से, उसका इस्तेमाल करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वे सभी के सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे आप समझिए घी, खाएं घी, इससे हमें वसा मिला, पोषक तत्व मिला हमें, है ना। हम मीट खाएं, हम दूध पिए, कैल्शियम मिला। हम मछली खाएं, है ना, हम चावल खाएं, कार्बोहाइड्रेट मिला, है ना। हम शक्कर खाएं, चीनी खाएं, कार्बोहाइड्रेट मिला। हम आलू खाएं, उससे कार्बोहाइड्रेट मिला। तो बहुत सारे, हम फल खाएं, उससे विटामिन मिला, है ना। सब्जी खाएं, उससे विटामिन मिला। ठीक है। तो अलग अलग चीजों को जो हम सेवन करते हैं वे सारी वस्तुएं जिनके इस्तेमाल से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है पोषक तत्व कहलाती है। ऊर्जा मतलब ताकत, जिसको खाने से हमें क्या मिलता है? ताकत मिलता है। यदि आप नियमित दूध, दही, मीट, मछली का सेवन करते हैं, मतलब भोजन में लेते हैं, ढंग से आपका भोजन होता है, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में आपकी भोजन होती है, तो आपके शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है, मतलब ताकत बनी रहती है। वहीं पे यदि किसी बच्चे को ढंग से उसका भोजन न मिल पाए, उसका पोषक तत्व नहीं मिल पाए, तो आप देखते हैं वो कमजोर हो जाता है। जिसको क्या बोला जाता है गांव में कि ये कुपोषित हो गया। क्या हो गया है? कुपोषित। कु माने होता है खराब, कु मतलब खराब, पोषित मतलब तो जाहिर है पोषना। तो जिनका खराब पालन पोषण हो रहा है उसको क्या कहते हैं? कुपोषित। कुपोषित बच्चों को आप देखेंगे उसका हड्डी एकदम पतला पतला रहेगा, यहाँ का जो पसली होता है वो गिना जाता है और पेट बाहर आ जाता है, पेट निकल जाता है, हाथ पर बिल्कुल सूख जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से नहीं हुआ, उसको पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं हुई ढंग से। समझ गए ना। अगर पोषक तत्व की प्राप्ति उसे होती तो क्या वो बच्चों का कंडीशन उस तरह का होता? नहीं होता, क्योंकि पोषक तत्व जैसे ही आपके शरीर में आता है वो अपना काम करता है। जैसे आपका अगर तबीयत खराब होता है तो उस दौरान आप दवा लेते हैं, है ना। तो दवा जो हमारे शरीर में जाता है तो क्या करता है? वो एंटीबायोटिक क्षमता को बढ़ाता है, या जो बीमारी आ गया उसको मारता है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से यदि हम सही ढंग से भोजन का इस्तेमाल करते हैं, सही मात्रा में सही चीजों का हमें जो है वो हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलता है, तो हमारा बॉडी तंदुरुस्त रहता है, मतलब मजबूत रहता है, बिल्कुल ताकतवर रहते हैं हम, है ना। यदि आप दूध का सेवन नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में क्या होगा? कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो आपके पीठ में दर्द होगा, है ना, घुटना में दर्द होगा, मतलब जहां जहां हड्डी है आपका दांत कमजोर हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज हो जाती है किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण, है ना, आयरन की कमी के कारण। आप लोग देखते होंगे बराबर कि जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनमें ये समस्याएं अक्सर देखी जाती है ना। किस कारण? क्योंकि शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता है, उम्र बढ़ता है, कैल्शियम की धीरे धीरे कमी होती है। ठीक है। तो जो बच्चे को सही ढंग से पोषण नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये कुपोषण का शिकार हो गया है, मतलब इसका पोषण सही ढंग से नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पोषण आपको समझ में आया होगा, ठीक ना, और पोषक तत्व भी समझ में आया होगा। वे तत्व, वे चीजें, वे वस्तुएं जिनके खाने से, जिनके ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मतलब ताकत मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, वो क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका ये पोषण और पोषक तत्व। अब देखिए पोषण जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, पोषण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं जरा सा, कि पोषण को दो भाग में बांटा गया है तो वो कौन कौन सा है। पोषण को दो भागों में
बांटा गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक ना। अब ये दोनों भाग कौन कौन से हैं? एक है स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा है आपका परपोषण। दूसरा है क्या? परपोषण। ये हो गया आपका पोषण का भाग, है ना। कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में इसे बांटा गया। अब समझिएगा चीजों को। यहां पे है स्व और पर। पहले ये समझते हैं कि स्व मतलब क्या होता है, पर मतलब क्या होता है। स्व मतलब होता है अपना, अपने आप पे। जैसे स्वराज मतलब हमारा अपना राज है ना। तो यहां स्व पोषण का मतलब हुआ अपने आप पे निर्भर, अपना पोषण वो खुद करेगा। अपर मतलब दूसरा, मतलब दूसरे पे निर्भर। तो दूसरे पे वो निर्भर होगा, मतलब उसका भोजन कोई और बनाएगा या किसी और की वस्तु को लेके वो भोजन को बनाएगा। तो इसको हम लोग पोषण को कल देखेंगे और अच्छे ढंग से, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।